सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बीपीएससी, सीडीए, सीडीएस, एनडीए तथा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आज सामान्य विज्ञान से हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है जैसे गति संबंधी तथ्यों से वेग को पढ़ेंगे। तो वेग क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों, वेग किसी कण या पिंड का प्रति एकांक समय में विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। वेग होता है प्रति एकांक समय में विस्थापन, इसका वेग कहलाता है। किसी पिंड का मतलब विस्थापन बटा समय हो गया वेग, यही दूरी बटा समय होता तो ये चाल हो जाता। विस्थापन एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि हो गई? एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि वेग भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा, सदिश राशि। और समय यहां अदिश राशि है, अदिश राशि। वेग, जैसे वेग बना हुआ है विस्थापन बटा समय से, इसमें विस्थापन और वेग ये दोनों सदिश राशि हैं और समय एक अदिश राशि है। बच्चों, वेग का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक जो है सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड, और वेग को किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। बच्चों, वेग एक सदिश राशि है, इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। चूंकि विस्थापन सदिश है और समय अदिश है, सदिश बटा अदिश इज इक्वल टू सदिश। तो यहां पर यदि मतलब ये सदिश राशि है विस्थापन, इसलिए वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। यहां दूरी अदिश राशि होता तो दूरी बटा समय चाल एक अदिश राशि होता, जबकि वेग क्या है? विस्थापन बटा समय, तो ये सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश, वेग भी सदिश। अगर यहां दूरी रहता तो दूरी अदिश, चाल अदिश। यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि वस्तु का वेग परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तित होने का अर्थ है उसकी चाल या गति की दिशा अथवा दोनों बदल सकता है। वेग का परिवर्तन का अर्थ या तो उसका चाल बदल गया हो या गति की दिशा बदल गई हो, और नहीं तो दोनों बदल गया हो। वेग परिवर्तन का अर्थ क्या हो गया? चाल, या तो चाल बदल गया तो भी वेग बदल गया, गति की दिशा बदल गई तो भी वेग बदल गया, और गति की दिशा या चाल दोनों बदल गए तो भी वेग बदल जाएगा। तो किसी वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तो इसका अर्थ है चाल में परिवर्तन हो सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या दोनों बदल गए। यदि वस्तु का वेग धनात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु के दाईं ओर गति करेगा। मूल बिंदु के दाईं ओर गति करेगा तो वस्तु का वेग धनात्मक होगा। ये मूल बिंदु है। अगर वस्तु का वेग ऋणात्मक है तो मूल बिंदु के बाईं ओर वस्तु की गति करेगी। वस्तु अगर मूल बिंदु के दाईं ओर गति कर रही है, मूल बिंदु के दाईं ओर गति करेगी तो वेग धनात्मक होगा। यदि वस्तु का वेग ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि वह मूल बिंदु के बाईं ओर गति कर रही है। तो ये था वेग से। बच्चों, वेग में क्या है? किसी वस्तु के समय अंतराल t में वेग का परिमाण या तो चाल के बराबर होगा, नहीं तो चाल बड़ा होगा वेग से। किसी t समय अंतराल में वेग का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड मतलब चाल, वेग का परिमाण चाल है, तो मतलब वेग का परिमाण जो होगा या तो चाल के बराबर होगा या चाल बड़ा होगा वेग के परिमाण से। अर्थात किसी वस्तु का वेग का परिमाण उसकी चाल के बराबर या उससे कम होगी। ओके, तो मतलब कि वेग और चाल, वेग बटा चाल, ये क्या हो जाएगा? या तो एक से वेग बटा चाल छोटा होगा या बराबर होगा। यही चाल बटा वेग कहेंगे, चाल बटा वेग। तो चाल बटा वेग या तो एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो वेग पढ़ रहे हैं। वेग में परिवर्तन कैसे होता है? या तो उसका चाल बदल जाए तो वेग बदल जाएगा, दिशा बदल जाए तो वेग बदल जाएगा, या दोनों बदल जाए तो वेग बदल जाएगा। चाल और दिशा दोनों के बदलने से वेग बदल सकता है,
या केवल दिशा बदलने से वेग बदल सकता है, या वेग के परिमाण बदलने से वेग बदल सकता है। तो ये वेग है। वेग का एसआई मात्रक हमने बताया मीटर प्रति सेकेंड है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, मतलब यहाँ पर मूल राशि में विस्थापन का लंबाई वाला यहाँ मात्रक है, समय का t, यहाँ t समय है और v वेग है। तो मतलब वेग यहाँ पर ये भी देखिए, वेग कैसी राशि हो गई, एक व्युत्पन्न राशि हो गई, और विस्थापन क्या हो गया, मूल राशि लंबाई का मात्रक है, और समय क्या है, ये मूल मात्रक सेकेंड इसका होता है। तो मूल राशि, दो मूल राशि के मिलने से ये वेग बना हुआ है। तो वेग क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। विस्थापन लंबाई है तो लंबाई मूल मात्रक है, समय मूल मात्रक है। तो दो मूल मात्रकों के मिलने से वेग बना है, वेग व्युत्पन्न राशि है। ओके, तो अब हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के वेग, जैसे समरूप वेग, असमरूप वेग के बारे में, और आप हमारे वीडियो के अंत तक बढ़। अब वेग में बच्चों विभिन्न प्रकार के वेग जैसे समरूप वेग, असमरूप वेग होते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग चाल और वेग के अंतर को पढ़ेंगे। वेग और चाल में क्या अंतर है, तो इस साइड हमने चाल को रखा है जिसको स्पीड कहते हैं, चाल को स्पीड, और वेग को कहते हैं वेलोसिटी। इसका अर्थ हो गया वेग। तो चाल और वेग में अंतर, तो बच्चों यहां पर किसी पिंड की चाल इसके द्वारा प्रति एकांक समय यहां छूटा हुआ है, प्रति एकांक समय, यहां पर प्रति एकांक, ये समय में तय की गई दूरी होती है। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी मतलब चाल बराबर ऊपर दूरी होगा, दूरी बटा समय। दूरी मतलब इसी बात को दिया गया, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी होती है चाल। ये चाल बराबर दूरी बटा समय। बच्चों यहाँ दूरी एक अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, और चाल भी आपका अदिश राशि है। और वेग में, पिंड का वेग प्रति एकांक समय में इसका विस्थापन होता है वेग। तो वेग बराबर क्या हो गया, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, मतलब विस्थापन बटा समय। ऊपर आपका दिया गया है विस्थापन, ये है विस्थापन और ये है समय, नीचे है समय आपका। तो विस्थापन बटा समय वेग। यहां बच्चों विस्थापन एक सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि हो। तो विस्थापन प्रति एकांक समय में इसका विस्थापन वेग कहलाता है। पिंड का वेग जो होता है प्रति एकांक समय में विस्थापन। अब दूसरा अंतर है, पिंड की चाल इसके गति के दिशा के बारे में कुछ नहीं बताती है। चाल से गति के दिशा के बारे में आपको कुछ पता चलने वाला नहीं होता है, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। तो पिंड की चाल इसकी गति की दिशा के बारे में कुछ नहीं बताता है। वेग क्या होता है कि वेग पिंड की गति के दिशा के बारे में बताता है। वेग क्या होता है, प्रति निश्चित दिशा में तय की गई, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही वेग कहलाती है। ये निश्चित दिशा में होती है, इसलिए पिंड की गति के दिशा के बारे में यह वेग बताता है। तीसरा मुख्य अंतर है बच्चों कि पिंड की चाल हमेशा धनात्मक होती है। पिंड की जो चाल होगी हमेशा धनात्मक होगी आपका, कभी पिंड का चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं होगा। पिंड की चाल हमेशा धनात्मक, मतलब चाल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, चाल और स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तीसरा, पिंड का वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। क्यों, क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य। वेग कैसे बनता है, विस्थापन और समय के अनुपात। विस्थापन प्रति एकांक समय में विस्थापन जो होता है वो वेग कहलाता है। तो विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है अथवा शून्य हो सकता है। इसलिए वेग भी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा अथवा शून्य होगा।
लेकिन यहाँ चाल के बारे में क्या दिया गया है, चाल हमेशा धनात्मक होगा। चूंकि दूरी बटा समय जो होता है वो चाल हो गया, तो दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी शून्य नहीं होती है और कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए चाल भी हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। अब फोर्थ डिफरेंस है कि पिंड की चाल इसके वेग के बराबर या इससे अधिक हो सकता है। पिंड की चाल इसके वेग के बराबर। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन, तो या तो दूरी जो होगा बराबर होगा, दूरी या बराबर होगा एक के, दूरी बटा विस्थापन, या विस्थापन क्या हो जाएगा, बड़ा, दूरी क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा एक के, दूरी और विस्थापन का अनुपात। इसलिए दूरी को समय से विभाजित करने से चाल बना है और विस्थापन को समय से विभाजित करने पर वेग बना है। दोनों में समय से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से यहां पर अगर चाल बटा वेग रखें तो चाल बटा वेग क्या हो जाएगा, ये भी वही बात होगा एक। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि पिंड की चाल इसके वेग के बराबर, चाल जो होगा या तो वेग के बराबर होगा, है ना, या इससे अधिक होगा, मीन्स अनुपात या तो इससे अधिक होगा। मतलब दूरी बटा विस्थापन क्या होगा कि या तो एक के बराबर होगा या एक से अधिक होगा इसका अनुपात। वही बात यहां लिखा गया है कि चाल इसके वेग के बराबर होगा या अधिक होगा। जब एक से अधिक होगा तो इसका अर्थ है चाल अधिक है। उसी तरह से पिंड का वेग इसकी चाल के बराबर या इससे कम होगा। पिंड का वेग मतलब विस्थापन और समय का अनुपात निकालते हैं, विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन और दूरी, विस्थापन दूरी एक के बराबर हो सकता है जब सरल रेखा में तय की गई, लेकिन जब अलग अलग दिशाओं में तय की जाती है तो दूर विस्थापन क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा एक से, दूरी हमेशा बड़ा होगा। तो क्या होता है, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि विस्थापन या तो एक के बराबर, विस्थापन और दूरी का अनुपात या तो एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा। उसी तरह से वेग और चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, वेग और चाल का अनुपात तो हो जाएगा या तो बराबर होगा एक के या एक से छोटा। वही बात, पिंड का वेग इसकी चाल के बराबर हो गया, बराबर हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है या इससे कम हो सकता है, या क्या होगा, इससे कम हो सकता है। तो इसी के लिए ये साइन दिया गया, बराबर या इससे कम, एक से कम। बच्चों पांचवा पॉइंट है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। सबको जानते हैं चाल जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेग विस्थापन बटा समय होता है और चाल जो होता है दूरी अपॉन टाइम, मतलब दूरी में समय से भाग करने पर चाल निकलता है, विस्थापन में समय से भाग करने पर वेग निकलता है। इसलिए वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। अब विभिन्न प्रकार के वेग में के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पर वेग की प्रकार की चर्चा की जा रही है। वेग चार प्रकार के होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे चारों प्रकार वेग। एक समान वेग, एक समान वेग को अचर वेग भी कहा जाता है और जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी विस्थापित होता है तो वस्तु का वेग एक समान वेग, अचर वेग कहलाता है। मतलब समान समय अंतराल, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वस्तु को हम लोग कहेंगे क्या कि वेग जो है एक समान वेग है या अचर वेग है, इसको हम लोग कह सकते हैं। मतलब वेग जो है समय के परिवर्तन से कुछ असर नहीं होता है, वेग वही रहता है जो चल रहा है। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड से कोई बस, ट्रक या कार चल रही होती है तो समय परिवर्तन होगा भी तो उसके वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि ये ग्राफ में दिखाया गया है, ये पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एक्सिस, एंड वेग जो है इस पॉइंट पर इसका v वेग है।
देखिए समय तो बढ़ता रहेगा, समय तो नेगेटिव होगा नहीं, समय बढ़ता ही रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, समय बढ़ते जाएगा, लेकिन वेग जो है शुरू में जो है वही अंत में है। ये ग्राफ मान लीजिए किसी पॉइंट पर, ये वेग का ग्राफ है, ये अक्ष वेग का, तो वेग देखिए इस पॉइंट पर जो वेग है टी सेकंड के बाद भी देखिए यही सिचुएशन है, कुछ समय के बाद भी वेग का यही सिचुएशन है, कुछ समय के बाद भी यही सिचुएशन है। मतलब मान के चलते अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है ये पॉइंट, तो मतलब t1 टाइम पर भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, t2 टाइम पर भी ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, t3 टाइम पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। इसको इस एक्स अक्ष से मिला के देखिए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर मतलब वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है तो t3। मतलब समय बढ़ते जाएगा तो वेग में कोई चेंजिंग नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। तब उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग या अचर वेग कहेंगे। तो यहाँ ग्राफ में भी दिखाया गया है, जब वेग इधर एक्स एक्सिस, इधर जो है किसका ग्राफ, किसका प्रोटेशन है टाइम का, वाई एक्सिस की तरफ वेग का प्रोटेशन है। वेग जो है, वेग समय ग्राफ में वेग जब एक्स अक्ष के समानांतर है, मतलब टाइम के समानांतर है, देखिए इधर भी टाइम भी ऐसे है और वेग भी ऐसे है, मतलब वेग समय ग्राफ क्या है समानांतर होता है, तो ऐसे केस में समरूप वेग की स्थिति होती है। वेग समय इधर है और वेग समय ग्राफ में वेग समय के समानांतर है, ये समय के समानांतर हो जाता है तो समरूप वेग कहलाता है। यहाँ वेग समय ग्राफ में वक्र का ढालान नहीं होता है, जीरो, वक्र का ढालान थीटा जो है नहीं होगा, क्योंकि वेग क्या है समय के पैरेलल है। यहाँ पर त्वरण क्या होगा, अगर समरूप वेग है तो वेग में परिवर्तन होगा नहीं, अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वहां त्वरण भी नहीं होगा, त्वरण क्या होगा शून्य होगा। समरूप वेग की स्थिति में त्वरण क्या होगा शून्य होगा, क्योंकि समरूप वेग कहने का अर्थ है वहां वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब अगर कोई पिंड जो है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका स्पीड v है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में क्या हो गया उसका वेग v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन कितना होगा शून्य, शून्य मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो शून्य परिवर्तन है, और समय में परिवर्तन 5 सेकेंड है, तो 0/5 क्या हो जाएगा शून्य। मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि वेग में परिवर्तन शून्य हो रहा है और समय में परिवर्तन होने से त्वरण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही चीज यहाँ समरूप वेग के बारे में बताया गया है कि समरूप वेग में मान लीजिए, समरूप वेग कैसे कहेंगे कि एक पिंड है, जैसे समझिए बच्चों एक ही चाल से चल रहा है तो वहां वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वहां त्वरण आपका नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा तो वो वेग समरूप होगा। जहां त्वरण शून्य है और वेग समरूप है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि एक पिंड है, मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका जो वेग है v1 वो 10 मीटर पर सेकेंड है। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर उसका v2 वेग जो है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। t इज इक्वल टू 15 सेकेंड में उसका v3 वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेग में उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए v2 माइनस v1 ये हो गया, v3 माइनस v2 कितना हो गया बराबर 10 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 0। अब v3 माइनस v1 कितना हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब वेग जो है एक ही है, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वेग में जब परिवर्तन नहीं होगा तो वहां त्वरण शून्य होगा, और जब त्वरण शून्य होगा तो समरूप वेग होगा। त्वरण शून्य है तो समरूप वेग होगा। ओके, समरूप वेग या अचर वेग इसको कह सकते हैं, अचर वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। देखिए अब असमान वेग, दूसरा क्या है बच्चों असमान वेग। असमान वेग या अस्थिर वेग या परिवर्ती वेग, तो असमान वेग को क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म रहने वाला नहीं है, या इसको वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। तो इसमें क्या है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी विस्थापित होती है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तो असमरूप कहलाएगा, लेकिन समरूप में हमने क्या देखा था
यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब समरूप वेग में समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित होता है, तो एक समान वेग कहेंगे या इसको समरूप वेग कहेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि समान समय अंतरालों में असमान दूरी विस्थापित होती है, तो वस्तु का वेग असमान, अस्थिर या असमरूप वेग ये कहलाता है, या असमरूप वेग, समरूप वेग कहलाएगा। तो असमरूप वेग में देखिए कि इसमें वक्र का ढलान थीटा नियत रहेगा। ये थीटा जो है कांस्टेंट रहेगा, समय बढ़ता जाएगा, लेकिन ढलान जो होगा वो थीटा ही बना रहेगा, नियत है। तो इसलिए चूंकि ढलान नियत है, वेग समय है, इधर वेग इधर समय, तो त्वरण भी नियत होगा। वेग समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है, और वेग क्या है, एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा, नियत हो जाएगा। यह ग्राफ एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ अगर एक सीधी रेखा आती है तो किस चीज को प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो असमान वेग, अस्थिर वेग या असमरूप वेग में पहले हमने दिखाया कि ऐसा अगर ग्राफ आता है आपको वेग समय का एक स्ट्रेट लाइन, तो वहां वक्र का ढलान जो होगा वो कांस्टेंट होगा, थीटा जो होगा स्लोप ये नियत रहेगा हमेशा, और त्वरण जब ये नियत रहेगा तो त्वरण भी नियत होगा, और यह ग्राफ एक समान त्वरण को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर ये भी बात कह सकते हैं कि वेग जो है समय के साथ बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको असमरूप वेग कहते हैं। और इसमें क्या होता था कि वेग समय के साथ क्या होता था, परिवर्तित नहीं होता था। समय बढ़ रहा है लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे वेग को समरूप वेग कहेंगे। और समरूप वेग होगा तो उस केस में a बराबर क्या होगा, 0, लेकिन असमरूप वेग में त्वरण 0 नहीं होगा। ओके, तो ये था, हमने बताया कि एक समान वेग, समरूप वेग या अचर वेग, और दूसरा असमान वेग या अस्थिर वेग या परिवर्ती वेग। तो अब जो है अगला हमारा जो है पॉइंट वो है बच्चों औसत वेग। तीसरा टाइप का जो वेग हमारे पास है वो है आपका औसत वेग। औसत वेग को इंग्लिश में हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, देखिए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को, कितना कुल समय, जैसे कि मान लीजिए एक पिंड यहां से ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक जाता है 10 सेकेंड में, और ये S1 विस्थापन कंप्लीट करता है। बी से सी तक जाता है S2, ये 5 सेकेंड, मतलब से समय कुछ है वो T2 समय, जिसको मान लीजिए T1 समय। फिर सी से डी पॉइंट पर जाता है से T3 सेकेंड में, विस्थापन होता है S3। तो औसत वेग क्या होगा, सारे विस्थापन का जो औसत वेग मतलब जितना विस्थापन है से S1 प्लस S2 प्लस S3 बटा में कुल समय का जो T2 प्लस T3, तो ये जो हो गया औसत वेग हो गया। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये वेग है तो सदिश राशि होगा। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये औसत वेग होगा। नोट कीजिएगा कि यदि किसी पिंड का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, अगर वेग क्या होता है, निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, तो औसत वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा कुल समय, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस v फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, निश्चित दिशा में किसी पिंड का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, तो वहां औसत वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा कुल समय। तो ये हो जाएगा औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है आपका, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब चौथा टाइप का जो वेग है वो है इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग। इस प्रकार का जो वेग है वो तात्क्षणिक वेग है। तात्क्षणिक वेग को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी कण का तात्क्षणिक वेग को इसके पथ के किसी बिंदु पर किसी क्षण विशेष पर
इसके वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब किसी कण का जो तात्क्षणिक वेग है, इसके पथ पर किसी बिंदु पर किसी क्षण विशेष पर इसके वेग को निरूपित किया, किसी पार्टिकुलर टाइम में उस ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी है वो उसका तात्क्षणिक वेग होगा। जैसे हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट्स पर, पार्टिकुलर टाइम में इसका क्या स्पीड है तो उसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बच्चों यहाँ ये बात लिखा गया है कि सामान्यतः वस्तु के वेग से अभिप्राय है, जो भी वस्तु के वेग के बारे में बात की जाती है उससे अभिप्राय वस्तुतः होता यही है कि वस्तु का तात्क्षणिक वेग। सामान्यतः वस्तु के वेग से अभिप्राय किस चीज का होता है? वस्तु के तात्क्षणिक वेग का अभिप्राय होता है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होता है? तात्क्षणिक वेग बराबर औसत वेग का सीमाकारी मान, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी किधर हो? शून्य की तरफ अग्रसर हो। औसत वेग का सीमाकारी मान तब जब ये जो डेल्टा टी है वो शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य नहीं हो, शून्य की तरफ अग्रसर हो, तो वहां वी एवरेज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बिकम्स डी एक्स बाई डी टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मतलब डेल्टा एक्स, जहां डी एक्स और डी टी, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का अति सूक्ष्म मान है। डेल्टा एक्स का अति सूक्ष्म मान डी एक्स और डेल्टा टी का अति सूक्ष्म मान डी टी है। अतः किसी कण का तात्क्षणिक वेग इसके विस्थापन के परिवर्तन की समय दर के रूप में कहा जा सकता है। विस्थापन के समय परिवर्तन की दर, विस्थापन के परिवर्तन की समय दर के रूप में कहा जा सकता है। मतलब तात्क्षणिक वेग क्या कह सकते हैं कि इसके विस्थापन के परिवर्तन के समय दर के रूप में कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की समय दर के रूप में तात्क्षणिक वेग को आप कह सकते हैं। तात्क्षणिक वेग का परिमाण dx बाई dt से लिखा जा सकता है। तो ये हमने बताया सामान्यतः वस्तु के वेग से क्या अभिप्राय होता है? वस्तु का तात्क्षणिक वेग। और बच्चों यहां पर यदि कीजिएगा वेग में कि यदि कोई वस्तु, यहां पर यदि कोई वस्तु एक सीधी पथ पर गति कर रही हो, वस्तु यदि सीधी पथ पर गति कर रहा है तब इसका चाल का परिमाण जो होगा वो वेग के बराबर होगा। ये नोट कीजिएगा। और जाते जाते ये भी बता दें कि वेग और चाल में समानता क्या होगी। तो वेग और चाल में ये समानता होगी कि दोनों का एसआई मात्रक, वेग और चाल, वेग और चाल में समानता है क्या? कि दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा, दोनों का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। मतलब वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। ये समानता हो गया। और हमने अंतर तो पढ़ा ही दिया। और बच्चों ये लेक्चर 7 है सामान्य विज्ञान से, जिसमें हम गति पढ़ रहे हैं। और ये लेक्चर 7 के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप सबको धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।